ये तो आप सबको पता ही होगा कि इस बार जियो सिनेमा पर आईपीएल देखना बिल्कुल फ्री है। और अगर आप थोड़ा भी एक्टिव है यूट्यूब पर तो आपको ये लगता होगा कि रिलायंस ऐसा कर रही है जियो सिनेमा पर कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा सच नहीं है, ये तो इस गेम का 10% भी नहीं है। इस फ्री आईपीएल के पीछे कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज है जिससे रिलायंस अपने कंपनी जियो को सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही नहीं पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी मोनोपोली बनाना चाहती है। इनके फ्रीबी गेम के कारण सिर्फ हॉटस्टार को ही लॉस नहीं होगा बल्कि एयरटेल, वोडाफोन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसी कंपनीज की भी हालत खराब हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना आसान है? जवाब है नहीं। तो फिर क्या रिलायंस को ये 24,000 करोड़ की गैम्बलिंग महंगी पड़ सकती है? और क्या रिलायंस इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने में सक्सेसफुल हो पाएगी? ये सब जानने के लिए आज हम रिलायंस के फ्रीबी स्ट्रेटजी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज आप YouTube वीडियोस, नेटफ्लिक्स एंड चिल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपके पास अफोर्डेबल एंड अनलिमिटेड इंटरनेट है और पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा से था? नहीं। कम से कम इंडिया में तो 2015 के पहले इंटरनेट रईसों की चीज थी। 250 रुपीज में 1 GB मिलती थी और उससे भी हमें 1 महीने तक चलाना होता था। तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पर इंडिया में OTT इंडस्ट्री तो चल ही नहीं सकती थी। लेकिन ये सब बदल गया जियो के लॉन्च के बाद। लेकिन सभी को लगता है कि जियो को लॉन्च टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने के लिए किया गया था। लेकिन मुकेश अंबानी की अल्टीमेट गोल थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसलिए जियो के स्ट्रेटजीज को समझने के लिए हमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डीपली समझना होगा। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आपका ब्रेन एक चीज पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस से घर आने के बाद आपको क्या चाहिए होता है? आपको कुछ फ्री टाइम चाहिए जिसमें आपका माइंड रिलैक्स कर सके, जिसमें आप यूट्यूब स्क्रॉल करते हो या फिर नेटफ्लिक्स देखते हो। अब ये चीज हर किसी के साथ होती है, चाहे वो कितना भी सेल्फ मोटिवेटेड हो। और इसी साइकोलॉजी के कारण इंडिया के 100% लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कस्टमर्स बनते हैं। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री 2015 के पहले हर एक कस्टमर को टैप कर पा रही थी? नहीं, क्योंकि जियो के आने के पहले हमें सिर्फ 2 तरह के कंटेंट मिलते थे, या तो सीरियल्स या तो मूवीज। और इसे देखने का तरीका भी सिर्फ एक टीवी, जो सिर्फ इंडिया के कुछ ही घरों में थी और वहां भी सिर्फ घर का एक मेंबर ही उसे यूज कर सकता था। मतलब ये कि 7 बजे अगर आपकी मॉम छोटी बहू देख रही है तो कोई भी रिमोट नहीं ले सकता। लेकिन साथ में एक और इशू थी, वो थी रीचिंग द विलेजेस। देखिए, एज अ पर्सन लिविंग इन सिटी, आपको और हमें ये लगता होगा कि इंडिया के मेजोरिटी ऑफ द लोग सिटीज में ही रहते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। इंडिया के 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, जहां बहुत से घरों में आपको टीवी तो मिल सकती है लेकिन सारे चैनल्स नहीं मिलेंगे। शॉर्ट में कहूं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पास ऑडियंस तो थी 100 करोड़, लेकिन वो पहुंच रहे थे सिर्फ 10 करोड़ के पास। अब इस सिनेरियो में अगर किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सिर्फ टीनेजर्स को बेचने हैं तो क्या वो एड्स चला पाएगी? नहीं। और यही कारण है कि 2015 के पहले टारगेटेड एड्स चलाना बहुत मुश्किल था। अब इसे सॉल्व करने का सोचा मुकेश अंबानी ने और लॉन्च किया जियो को। जियो के लॉन्च के बाद कुछ नोटेबल चेंजेस आए इंडियन ऑडियंस में। सबसे पहले तो सभी के पास एक 4G फोन और इंटरनेट पहुंच गई, विलेजेस और टायर 3 सिटीज तक भी, क्योंकि जियो ने स्पेशली रूरल एरियाज में भी टावर सेट किए थे। और इसके रीजन के बारे में आगे बात करेंगे। सबके पास स्मार्टफोन पहुंचने के कारण हर किसी को कंटेंट का एक्सेस मिलने लगा और उसी टाइम पर यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो हुई। लेकिन ये इंडस्ट्री अभी बेबी स्टेप्स ले रही थी। इसमें रिवॉल्यूशन आई जब हर मीडिया कंपनी जैसे जी, स्टार, सोनी ने अपने मोबाइल एप्स लॉन्च कर दिए और साथ में अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स भी इंडिया में बढ़ने लगे और राइज हुआ OTT इंडस्ट्री का। लेकिन OTT के साथ 2 और इंडस्ट्रीज भी बढ़ी। एक तो है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि अब पहले से ज्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंच रहा था तो कंपनीज भी उन तक पहुंचना चाहती थी। और दूसरी है स्मार्ट टीवी इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रिलायंस पहले से ही कैप्चर करना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई USP थी ही नहीं और इसी कारण से वो फेल हो गए और इधर सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स कुछ ना कुछ USP के साथ कॉम्पीट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स के पास इंटरनेशनल कंटेंट थी और इन्होंने इंडिया में सबसे पहले ओरिजिनल कंटेंट भी बनाना स्टार्ट किया। Amazon प्राइम एक इंटीग्रेटेड सब्सक्रिप्शन देती थी जिससे आपको और भी बेनिफिट्स मिलते थे। जी, सोनी और स्टार के पास पहले से एक ऑडियंस बिल्ड थी क्योंकि उनके बहुत से शोज पॉपुलर थे। लेकिन जियो सिनेमा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। और आपको ये पता होगा कि बिना USP के किसी भी कंपनी का चलना बहुत मुश्किल है और लैक ऑफ USP के कारण ही स्नैपडील फेल हुई थी। आप हमारी स्नैपडील वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी को एनी हाउ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्रैक तो करना था
और उनके पास दो एडवांटेजेस भी थी। पहली तो है डीप पॉकेट्स, मतलब रिलायंस के पास पैसे की कमी तो नहीं थी और साथ में सारी कंपनीज टायर 1 और टायर 2 सिटीज को टारगेट कर रही थी, इसलिए टायर 3 और रूरल एरियाज में बहुत बड़ा गैप अवेलेबल था, जो मैंने पहले ही बताया एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इन दो एडवांटेजेस के बेस पर रिलायंस ने कुछ स्ट्रेटजीज को बिल्ड किया, जिसमें सबसे पहली है एक्विजिशन एंड पार्टनरशिप्स। एज अ बिजनेस स्टूडेंट आपको 21st सेंचुरी में डेटा के इंपॉर्टेंस के बारे में तो पता ही होगा। एज वी नो डेटा इज द न्यू ऑयल, और इसी ऑयल को पाने के लिए रिलायंस ने एक जॉइंट वेंचर किया वायाकॉम 18 ग्रुप के साथ, जो ओन करती है नेटवर्क टीवी 18 और वूट प्लेटफॉर्म को। यहाँ रिलायंस को दो फायदे हुए। पहले तो इन्हें 30 मिलियन कस्टमर्स का डेटा मिल गया, जिसे यूज करके रिलायंस ये पता लगा सकती थी कि लोगों को आखिर पसंद क्या है। और फिर जियो सिनेमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्हें वूट की कंटेंट लाइब्रेरी में मिल गई, जिसमें कलर्स टीवी के सारे शोज भी शामिल थे। लेकिन ये काफी नहीं था, जियो सिनेमा इससे इंडस्ट्री को डिस्टर्ब तो नहीं कर पाती, इसलिए दूसरी स्टेप लेते हुए रिलायंस ने यूज किया अपना पसंदीदा लॉस लीडर स्ट्रेटजी। इसमें आप स्टार्टिंग में कैश बर्न करके किसी प्रोडक्ट को फ्री में या बहुत कम प्राइस में प्रोवाइड करते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर ले और वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के एडिक्ट हो जाए। यही स्ट्रेटजी रिलायंस ने जियो के लॉन्च पर भी यूज की थी। लेकिन लॉस लीडर स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने से पहले आपके पास एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि असल में स्ट्रेटजी वर्क करेगी भी कि नहीं। लेकिन रिलायंस ये पता करती कैसे कर सकती थी, और रिलायंस ने ये किया फीफा वर्ल्ड कप को इंडिया में फ्री में स्ट्रीम करके, जिसके लिए उन्होंने 450 करोड़ खर्च किए और एक्चुअली स्ट्रेटजी ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया, क्योंकि फीफा के फाइनल्स में जियो सिनेमा को 1.1 करोड़ व्यूअरशिप मिली, जबकि इंडिया तो टूर्नामेंट में थी ही नहीं। इस स्ट्रेटजी को और आगे बढ़ाते हुए रिलायंस ने वुमेन्स IPL को भी फ्री में स्ट्रीम किया, और अब रिलायंस श्योर थी कि ये स्ट्रेटजी 100% वर्क करेगी। इसलिए जिस IPL की स्ट्रीमिंग राइट्स रिलायंस ने 24,000 करोड़ में खरीदी, उसे रिलायंस ने फ्री में ही स्ट्रीम कर दिया। वेल दिस वाज शॉकिंग, क्योंकि लोग हमेशा से IPL के लिए सब्सक्रिप्शन तो दे ही रहे थे। हॉटस्टार भी चार्ज कर रही थी, तो जियो क्यों नहीं कर सकती थी? पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने भी पहली बार IPL को फ्री में ही स्ट्रीम किया था। ये स्ट्रेटजी यूजर बेस को बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन रिलायंस को सिर्फ यूजर बेस नहीं बढ़ाना था, उन्हें तो टायर 3 और रूरल एरियाज के यूजर्स भी चाहिए थे, और इसके लिए मुकेश अंबानी ने यूज किया पर्सनलाइजेशन। देखिए, पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है पर्सनलाइजेशन। अगर डेली लाइफ एग्जांपल ले तो एज अ मराठी स्पीकर, अगर आप किसी मराठी स्पीकर से मिलते हो तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्टेड फील करते हो। अब इस स्ट्रेटजी को रिलायंस इंडिविजुअल लेवल पर तो यूज नहीं कर सकती थी, लेकिन रीजनल लेवल पर यूज कर सकती थी। इसलिए रिलायंस ने 12 लैंग्वेजेस में कमेंट्री करवाने का इंतजाम किया, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग सुपरस्टार्स को ऑनबोर्ड किया, और टायर 1 सिटी से लेकर विलेजेस तक हर कोई अपने अपने लैंग्वेज में IPL देख सकता था। और यहाँ से हम डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि रिलायंस ने स्पेशली विलेज एरियाज में इंटरनेट पेनिट्रेशन को बढ़ाया, और इसी कारण जियो ने आज मल्टी लैंग्वेज फीचर को लॉन्च किया, जिससे जियो सिनेमा हर किसी के फोन तक पहुंच गई। लेकिन पहुंच के होगा क्या? 1.5-2 महीने में IPL तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद जियो सिनेमा पर लोग क्या देखेंगे? एक्चुअली इसकी तैयारी जियो ने पहले ही कर रखी है। कुछ दिन पहले 100 टाइटल्स के नाम से जियो स्टूडियोज ने एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें पता चलता है कि जियो सिनेमा बैक टू बैक 100 वेब सीरीज एंड मूवीज को रिलीज करने वाली है, जिसमें बड़े बड़े मूवीज जैसे शाहरुख खान की डंकी और शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी भी शामिल है, जो मल्टीपल लैंग्वेज में स्ट्रीम होगी। और इन सारे मूवीज को जियो स्टूडियोज खुद प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें वो हजारों करोड़ रुपए भी लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये सब भी फ्री रहेंगे? बिल्कुल नहीं, इनके लिए यूजर्स को पे तो करना होगा, और अगले साल से IPL के लिए भी पे करना होगा, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे नेटफ्लिक्स और बाकी कंपनीज चार्ज करती है। आज इंडिया में कोई भी OTT प्लेटफॉर्म 150 से 200 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करती है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन 150 रुपए भी नहीं देना चाहती, और अभी भी लोग पायरेसी और टेलीग्राम यूज कर रहे हैं। और यही कारण है कि नेटफ्लिक्स को भी अपने चार्जेस 499 से 149 तक गिराने पड़े। अब इस सिनेरियो में रिलायंस को कोई ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए जिससे लोगों को पता भी नहीं चले और वो जियो सिनेमा के लिए पे कर दे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? आपने देखा होगा कि जियो फाइबर के प्लान्स के साथ आपको बहुत से OTT का एक्सेस भी मिलता है, और आपको लगता है ये सब फ्री है, लेकिन एक्चुअल में दुनिया में कुछ फ्री होता नहीं है, और उसके चार्जेस आपके प्लान्स में एडेड होते हैं। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं क्रॉस सेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप गए वॉशिंग मशीन लेने और सेल्समैन आपसे कहता है कि आप वॉशिंग मशीन तो ले ही रहे हैं, तो आप इसके साथ इसका स्टैंड भी ले लीजिए, सिर्फ 500 रुपए ऐड करने होंगे। यहाँ 90% चांसेस होते हैं कि आप हाँ बोलोगे,
और कुछ र्यूमर्स के हिसाब से जियो भी अपने रिचार्ज प्लान में ही जियो सिनेमा के सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देगी। मान लीजिए आप 299 का रिचार्ज कराते हैं तो आप साथ में 100 ऐड कर दीजिए जियो सिनेमा फ्री। इससे दो फायदे होंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ये 100 रुपए लोगों को बोझ नहीं लगेंगे, और दूसरा ये कि जियो के यूजर्स बढ़ेंगे, क्योंकि जियो सिनेमा एक अलग सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करेगी नॉन जियो यूजर्स के लिए, जिसकी प्राइस कहीं ना कहीं जियो यूजर्स से ज्यादा ही होगी। लेकिन हाँ, रिलायंस की प्राइसिंग स्ट्रेटजी अभी रिवील नहीं की गई है। और हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि रिलायंस फ्री में आईपीएल दिखा के एड्स और रिचार्ज प्लान से करोड़ों कमा लेगी, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि लोग रिचार्ज तो करते ही, चाहे वो जियो सिनेमा पे देखें चाहे हॉटस्टार पे देखें, और सिर्फ एड से 24,000 करोड़ का रिकवर करना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट ईयर हॉटस्टार ने एड्स के जरिए सिर्फ 1500 करोड़ कमाए थे, और ये अमाउंट कितना भी बढ़ जाए अगले 5 सालों में 15,000 करोड़ से ज्यादा नहीं पहुंचेगा। और वैसे भी जियो सिनेमा अगर चार्ज भी करती है क्रिकेट देखने के लिए, तब भी वो एड्स दिखाएंगे, क्योंकि हर ओवर के बीच में एड्स तो होती ही है। और लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजी के कारण जियो अमेजोन और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज को आसानी से डिफीट कर सकती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या जियो सिनेमा इंडिया की लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म बन सकती है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।